छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास करेंगे। इस पर पिछले क्लासेज में मेरा 3 लेक्चर हो चुका है, आज चौथा लेक्चर है। और जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया जाता है और इसमें जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की चर्चा की थी। शेड्यूल 1 में प्रीमियम के बारे में था, शेड्यूल 2 में क्लेम्स के बारे में और शेड्यूल 3 में कमीशन की चर्चा किए थे। आज हम लोग अब उसके आगे हम लोग जो आइटम आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट बनाने में, उन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो हम लोग इतना चीज़ को समझ गए हैं। और उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जो ऑपरेटिंग संचालन के जो व्यय हैं इंश्योरेंस बिजनेस से संबंधित, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे जो है इसको शेड्यूल 4 में दिखाया जाता है, तो शेड्यूल 4 को हम लोग देखेंगे। जो है यह जो शीर्षक है, मैंने एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस जो है वह इसके अंतर्गत बीमा कंपनी के संचालन संबंधी सभी व्ययों को जोड़कर एक साथ दिखाया जाता है। क्योंकि संचालन किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कई तरह के व्यय होते हैं, कई तरह के खर्च होते हैं। तो उन सबको जो है हम जोड़ करके और इसमें नाम दिया जाता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अर्थात व्यवसाय के संचालन में जो जो व्यय होते हैं उन सभी व्ययों को हम जोड़ते हैं। यदि व्यय का कोई मद शुद्ध प्रीमियम के 1% या 5 लाख रुपए से अधिक हो तो उसे पृथक लाइन में रखकर मद के रूप में दिखाया जाएगा। अगर अर्थात जो प्रीमियम होगा, जो नेट प्रीमियम होगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी, तो उस नेट प्रीमियम के 1% या 5 लाख रुपए से अगर अधिक होगा तो उसे अलग से दिखाया जाएगा। अगर उससे कम होगा तो जो है यदि विदेशी विनिमय पर कोई लाभ या हानि होती है तो उसे अदर्स शीर्षक में शामिल किया जाता है। यही ध्यान रखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के संबंध। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके शेड्यूल 4 में यह है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। तो इसके जो भी जितने भी जो संबंधित जो व्यय हैं वे कौन कौन से होते हैं, इस शेड्यूल 4 में इसकी चर्चा की गई है। तो यह जो शेड्यूल 4 है वह है, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग करते हैं कि इम्प्लाइड रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट। पहला जो है क्या, इम्प्लाइड रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट। दूसरा है कि ट्रेवल कन्वेंस एंड व्हीकल्स रनिंग एक्सपेंसेस। इम्प्लाइज रेम्यूनरेशन माने जो कर्मचारी होंगे उनको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा और उनके वेलफेयर बेनिफिट के लिए जो खर्च होगा, उन सारे खर्चों को रखेंगे हम उसमें एक में। और दूसरा में है कि ट्रेवल कन्वेंस एंड व्हीकल्स रनिंग एक्सपेंसेस। चूँकि स्वाभाविक है कि जब इंश्योरेंस का बिजनेस है तो इसका प्रचार प्रसार होगा, तो जो भी
आपका, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कैसे हो, तो इधर उधर लोग जाएंगे आएंगे, तो वे सब जो खर्चे होंगे तो उन खर्चों को हम लोग सेकेंड आइटम के रूप में रखेंगे। इसका थर्ड आइटम होता है ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि यह सीधे पब्लिक से या कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट रिलेशन स्थापित करना होता है इसमें, तो उसमें जो है जो भी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं या उसके जो एजेंट होते हैं, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से अधिक ग्राहकों को इस बिजनेस के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें जो खर्च होगा उसको हम रखेंगे तीसरे आइटम के रूप में। चौथा आइटम है कि रेंट्स एंड टैक्सेस। मान लीजिए कि कहीं रेंट पर लिया गया हो, ऑफिस का हो कंपनी का, या अन्य चीजें हो, या जो रेट्स एंड टैक्सेस जो दिए जाते हैं सरकार को या किसी बॉडी को, तो उन सबों को चौथे आइटम के रूप में लिखा जाता है। इसका पांचवा आइटम है रिपेयर। यदि कोई मान लीजिए अपना बिल्डिंग है या अपने पास जो कोई इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो उनके रिपेयर का जो खर्च जाएगा वो पांचवें आइटम के रूप में लिखा जाएगा। छठा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मान लीजिए बहुत सी चीजें होंगी जो प्रिंट करवानी होंगी, या स्टेशनरी के लिए कागज कलम बाकी सब पेपर जो है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हम छठा आइटम के रूप में रखेंगे। इसके बाद सातवां है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में जो खर्च होंगे उनको हम इसमें रखेंगे। आठवां है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। अगर कोई कानूनी व्यय हो या कोई पेशेवर कोई व्यय हो, कोई वैसे व्यक्ति को रखा जाता है जो स्पेशलिस्ट हो, उस पर या किसी को बुलाया गया तो उस पर जो खर्च हुआ वह इस आइटम के अंतर्गत आता है। नौवां है ऑडिटर फीस एक्सपेंसिव। मैंने अगर ऑडिटर फी रखना होगा आपको, कंपनी के जो भी खाता बही हैं उसके लिए ऑडिटर रखना हो, उसको वो जो फीस लेगा, मान लीजिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं जो, तो उसका जो फी होगा वह अब इसमें है कि एज ए ऑडिटर के रूप में खर्च हो सकता है, या एज एडवाइजर और इन एनी अदर कैपेसिटी। या तो एडवाइजर के रूप में होगा कि आगे आपको सलाह दे सकता है किस तरह से आप अपने खातों को रखें, तो वो हो गया। और जो है जो एडवाइजर के रूप में जब रहेगा तो एडवाइजर की कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा टैक्सेशन मैटर का एडवाइजर हो सकता है, या इंश्योरेंस मैटर का हो सकता है, या जो है मैनेजमेंट सर्विस के लिए हो सकता है एडवाइजर। तो उस पर जो खर्च किया जाएगा, इन सारे खर्चों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है कि किस किस तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो यह हो गया। अब इसके बाद सी में रहेगा कि इन एनी अदर कैपेसिटी, यदि अन्य किसी कैपेसिटी में हो तो एक तो हो गया कि ऑडिटर के कैपेसिटी ऑडिटर के रूप में हो, या एडवाइजर के रूप में हो, या अन्य किसी रूप में हो, तो उसको उस पर जो भी व्यय होगा, जो दिया जाएगा उसको देखेंगे। हमारा 10वां आइटम है कि एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग जो है वो कंपटीशन का युग है, और उस कंपटीशन के युग में जब तक आपका एडवर्टीजमेंट और जो है पब्लिसिटी ठीक ढंग से नहीं होगी, आपकी कंपनी की, आपकी नीतियों की, या आप क्या, या आपकी के द्वारा दिए जाने वाले बेनिफिट्स की, तो जो है आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो उस पर यदि कोई खर्च होता है तो वह इसमें लिखा जाता है। 11वां है कि इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट देने होते हैं, कभी कभी होता है कि समय पर जो है आप क्लेम का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम किया जाता है ग्राहकों द्वारा, तो वह होगा। या कोई बैंक का जो चार्जेज है वे सब लिखेंगे।
और 12वां होगा कि अदर टू बी स्पेसिफाइड। अगर बाकी इसके अलावा, चूंकि कई तरह के खर्च हो सकते हैं, तो मान लीजिए कुछ को तो स्पेसिफाइड कर दिया गया कि हाँ भाई ये एक खर्च, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आकस्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या जो अन्य छूट गए हों अगर इसमें लिखने से, तो उन सारे खर्चों को इसमें लिखते हैं। और सबसे लास्ट में डिप्रिसिएशन लिखा जाता है, क्योंकि यह भी एक खर्च है, यह भी एक हानि की तरह है, तो इसलिए सबसे लास्ट में डिप्रिसिएशन को लिखेंगे। तो यह तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। यह जो है शेड्यूल 4, जैसा कि जानते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट में जो है हम लोग चर्चा किए थे कि 4 जो शेड्यूल होते हैं, टोटल शेड्यूल हैं 15, इसके बाद आगे हम फिर उसकी होगी चर्चा। तो यह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन है। अब आगे हम चर्चा करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और समाप्त जोखिम के लिए संचय। जैसे इसमें होता क्या है कि इंश्योरेंस बिजनेस एक इस तरह का बिजनेस है कि इसका रिस्क कभी समाप्त नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 साल के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, जनरल इंश्योरेंस जो है वह 1 साल के लिए होता है। तो वैसी स्थिति में जो है असमाप्त जोखिम से अभिप्राय वैसे जोखिम से है जो बीमा कंपनी के वार्षिक खाते बनाने के समय तक समाप्त नहीं होते। अब जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें कि मान लीजिए कि 31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरण तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर के अंत में तैयार किए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि 31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरण जो है तैयार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं। अब यदि एक बीमा 1 जनवरी 2019 को किया गया, तो अब जब 1/2019 को किया गया है तो उसके संबंध में जोखिम 31 दिसंबर 2019 अर्थात वित्तीय विवरण तैयार करने के 9 माह पश्चात तक रहेगा। क्योंकि जब हमने 31 मार्च 2019 को स्टेटमेंट अपना बनाना हमें है, वह आवश्यक है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाना है। 1 जनवरी को हमने किसी का इंश्योरेंस किया, कंपनी ने, हमने मीन्स की कंपनी ने किया, तो उसका जो रिस्क है वो 31 मार्च को तो समाप्त नहीं हो गया। वह तो हो सकता है कि 31 मार्च को हम बना रहे हैं, 1 अप्रैल को ही उसका क्लेम आ जाए, या मई में आ जाए, या जून में आ जाए, जुलाई में, कभी भी क्लेम आ सकता है। तो अर्थात 9 महीने अभी तो उसका क्लेम है। तो इसे ही हम कहते हैं कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कहा जाता है, और इसके लिए रिजर्व करके रखना पड़ता है। मान लीजिए हम टोटल जो हमारे पास आया उसको हम अपनी आमदनी मान लें और हम बाकी खर्च को घटा करके और खुश हो जाएं कि नहीं हमें प्रॉफिट हो गया, और नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट डे जो है क्लेम आ जाए, तो कहां से भुगतान कर पाएंगे? तो इसके लिए जो है, इसीलिए जो है उसके लिए रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो वही कहलाता है कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। और जो है तो हमें हर वित्तीय वर्ष के अंत में यह जो है बनाना, संचय रखना ही पड़ता है, जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कहलाता है। तो अब जो है इस संबंध में IRDA के सेक्शन 64(1) सब सेक्शन 2B तथा शेड्यूल 2B के अनुसार सामान्य बीमा व्यवसाय की दशा में असमाप्त जोखिम के लिए संचय की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं। IRDA ने जो है आप कितना संचय करेंगे, कितना रिजर्व करेंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए, इसके लिए एक गाइडलाइन दिया है, जो कि एक्ट में है, जो संशोधन हुआ है 2002 में। उसमें तो अब उसमें है कि समुद्री बीमा व्यवसाय के लिए शुद्ध प्रीमियम का 100% जितना प्रीमियम होगा पूरा का पूरा जो है आपको रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए जो है रखना होगा। और दूसरा है कि अग्नि बीमा व्यवसाय के लिए शुद्ध प्रीमियम का 50%, यानी सामुद्रिक बीमा में इसलिए 100% रखा जाता है कि मान लीजिए समुद्र जहाज में डूब जाए
तो पूरा का पूरा 100% नुकसान हो सकता है और 100% क्लेम का भुगतान करना पड़ सकता है। और उसी तरह से दूसरा जो फायर इंश्योरेंस में है, इसमें है कि कुछ चांसेज रहते हैं, 50% जो है नुकसान होने के चांसेस हैं, तो है कि उसमें 50% बच भी सकता है। अगर मान लीजिए समय पर आग बुझा दिया जाए तो हो सकता है कि बच जाए, 50% से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो रिजर्व किया जाएगा उसके लिए प्रोविजन है कि 50% तक आपको कम से कम रिजर्व करना है फायर इंश्योरेंस में, और मैरीन इंश्योरेंस में तो 100%। तो तीसरा है कि अन्य प्रकार के जो बीमा व्यवसाय के लिए शुद्ध प्रीमियम का 40% रखा गया है, परंतु आयकर अधिकारी इसे 50% तक स्वीकार कर लेते हैं। अतः व्यवहार में यह 50% ही माना जाता है या होता है, 50% रिजर्व किया जाए। यहाँ शुद्ध प्रीमियम का आशय वर्ष में प्राप्त प्रीमियम प्लस वर्ष के अंत में अदर प्रीमियम और प्लस स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम माइनस गत वर्ष के अंत में अदर प्रीमियम माइनस अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम से होता है। अब यही ध्यान रखना है कि जो है यहाँ जो नेट प्रीमियम होगा वह इसी आधार पर जो है जोड़ घटा करके जो आएगा उसी को हम नेट प्रीमियम कहते हैं। तो यह तो हो गया रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्योंकि कह रहा है ना कि शुद्ध प्रीमियम का, समुद्री व्यवसाय में शुद्ध प्रीमियम का 100%, तो उसके लिए यह बताया गया फॉर्मूला कि इस तरह हम शुद्ध प्रीमियम निकाल लेंगे। वैसे तो हम लोगों ने प्रीमियम निकालने के लिए पीछे में जो है शेड्यूल 1 में हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन यहाँ अनएक्सपायर्ड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए यह बताया जा रहा है। तो यह हो गया रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग एडिशनल रिजर्व, अतिरिक्त संचय। बीमा कंपनियां कभी कभी असमाप्त जोखिमों के लिए अधिक संचय का निर्माण करती हैं, क्योंकि जैसे कि वे अनुमान लगा लेती हैं कि हो सकता है कि हम जो 50% की सीमा दी गई है या जो भी है, इससे अधिक भी नुकसान हो सकता है और उस क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। तो जब जो निर्धारित रेट है उससे अधिक के लिए संचय किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एडिशनल रिजर्व। तो वही कहा जाता है कि भाई बीमा कंपनी कभी असमाप्त जोखिम के लिए जो है अधिक संचय का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की अधिक राशि में से जो संचय बनाया जाता है उसे ही अतिरिक्त संचय या एडिशनल रिजर्व कहा जाता है। तो यह तो हो गया एडिशनल रिजर्व। इसके बाद चर्चा हम करेंगे इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। बीमा कंपनी अपने धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेशों, मान लीजिए जो ग्राहकों से प्रीमियम के रूप में राशि प्राप्त होती है तो उसे बीमा कंपनी जो है वह ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां कि अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके, तभी वह क्लेम्स का भुगतान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो विभिन्न प्रकार का निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे अंश क्रय करती है या जो है शेयर क्रय करेगी, डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगी या बॉन्ड्स में करती है, जिनसे ब्याज एवं लाभांश प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो डिविडेंड मिलेगा, अगर डिवेंचर में या बॉन्ड्स में किया जाए तो वैसे इसमें ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं और सरकार को ऋण भी दे सकती है, मान लीजिए, तो उस पर ब्याज मिलेगा, इससे भी ब्याज प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी की अपनी संपत्तियों यथा अपनी भूमि या भवन से किराया प्राप्त होता है। मान लीजिए कहीं भूमि है उसको किराए पर दे दिया, या कोई उसका अपना भवन है जो खाली पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उसको भी किराए पर दे करके उसको वही जो है उसी का रेंट जो लिखा हुआ है वो रेंट के लिए है। तो इस प्रकार जो है ब्याज, लाभांश एवं किराए के रूप में कंपनी को आय होती है। इसे रेवेन्यू अकाउंट में जो है मद संख्या 3 के रूप में दिखाया जाता है। यदि इन पर उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती दी गई है तो इसे
एडवांस टैक्स पेड में शामिल किया जाएगा। तो यह तो हो गया इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। अब 8वां है हमारा कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। पुनर्बीमा करने वाली कंपनी पुनर्बीमा कराने वाली कंपनी को पुनर्बीमा हेतु कमीशन चुकाती है, जिसे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड कहता है। अर्थात पुनर्बीमा मान लीजिए जो कंपनी करने वाली कंपनी है, तो जो कराएगी कंपनी तो उसको कमीशन देना होगा री इंश्योरेंस के लिए, तो उसे ही हम कहते हैं कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। तो यह कमीशन पुनर्बीमा कराने वाली कंपनी के लिए आय होती है, अतः इसे प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन प्लस स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन के योग से घटाया जाता है। तो यह हो गया कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि अदर इनकम, अन्य कोई इनकम हो तो। इस शीर्षक के अंतर्गत उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य आय हो तो उसे लिखा जाता है। मान लीजिए कोई अन्य आय वैसी हो जो अनएक्सप्लेन्ड हो तो उसे लिखते हैं, वह है हमारा अदर इनकम। इसके बाद 10वां हमारा आइटम है बैलेंस ट्रांसफर किया अकाउंट। 10वें अब जो काम करेंगे, क्या करेंगे, जो होगा रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस होगा, जो अंतर होगा आमदनी और खर्च का, उसे जो है हम जो है ट्रांसफर करेंगे कहाँ, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शुरू में हमने एक जो है उसका फॉर्मेट बना करके आपको समझाया, अब उसी को अलग अलग एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कौन कौन सा आइटम रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो यह हो गया। इसके बाद जो है हमारा हम बात करेंगे कि एक होता है बार बार आएगा, तो उस चीज को मैं समझा देता हूं आपको, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। क्या क्या है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ, माने प्रीमियम को कम करने के लिए जो बोनस के रूप में जो दिया जाता है। तो यदि बीमा पात्र उसी पुरानी बीमा कंपनी से पॉलिसी का नवीनीकरण कराता है, अर्थात उसी कंपनी से दोबारा बीमा अनुबंध करता है, और बीमा पात्र ने पिछले वर्ष में क्षति के दावों की मांग नहीं की है, तो बीमा कंपनी बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रीमियम में रिबेट देती है, और इसी रिबेट को हम कहते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। अब जैसे यह जो है क्या है भाई, तो छूट की यह जो दर है वह प्रति वर्ष बढ़ते जाती है। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण के रूप में समझे कि मान लीजिए कि हम जो है किसी कंपनी से बीमा करवाए, किसी ने करवाया, और जो है चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बीमा जो है वह 1 साल के लिए होता है जनरल इंश्योरेंस, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसका रिन्यूअल कराना होगा, और तो वह ग्राहक जो है वह फ्री है, क्योंकि कई प्रकार की बीमा कंपनियां हैं, तो किसी से भी करा सकता है। हो सकता है कि इस साल इस कंपनी से कराया, दूसरे साल किसी दूसरे कंपनी से करा ले, तो यह जो उसका ग्राहक है वह दूसरी तरफ न जाए, इसके लिए यह रिबेट दिया जाता है। अर्थात यदि किसी पुराने ग्राहक ने बीमा जो कि पूर्व के वर्षों में बीमा कराया है इस कंपनी से, और उसने कोई क्लेम नहीं दिया, कोई उसका अर्थात उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब अगले साल जब बीमा कराना होगा तो बीमा कंपनी उसको कुछ रिबेट देगी, ताकि वह हमारे यहाँ से ही बीमा कराए, कहीं दूसरी जगह न जाए। तो इसे ही
हम बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम कहते हैं। अब इसको हम लोग, और यह जो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होता है, यदि मान लीजिए कि कई साल तक अगर आप कोई क्लेम नहीं दे रहे हैं, कोई आपका ग्राहक का नुकसान नहीं हो रहा है और क्लेम नहीं दे रहा है, तो यह बीमा कंपनी के लिए उसके द्वारा जो दिया गया प्रीमियम है वह तो एक तरह का लाभ है, तो वह जो है उस लाभ में से कुछ हिस्सा रिबेट के रूप में दे देती है, ताकि वह जो है फिर अगले साल हमारे ही कंपनी से बीमा करवाए। तो यह हो गया। तो छात्रों, यह तो हो गया रेवेन्यू अकाउंट। अब इसमें जितने भी आइटम्स आते हैं उन सबों की हमने चर्चा कर दी है। अब इसमें कोई आइटम छूटा नहीं है बाकी, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कोई ऐसा खर्च हो जो न समझ में आता हो तो उसे अदर के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है इसका क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लायक आप हो गए हैं, और अब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए। तो हम लोग जो है इसमें एक एग्जाम्पल देख लें कि जो है किस तरह से जो है यह तैयार किया जाएगा। तो हमने इसमें लिया है डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित जो बुक है SBPD पब्लिकेशन का पहला एग्जाम्पल आपकी किताब में है, आप इसे देख लेंगे, सारे आइटम्स लिखे हुए हैं। इसको जो है मैं अब सॉल्व करने का, इसका सॉल्यूशन आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया है और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप बुक अपने सामने रखेंगे और इस सॉल्यूशन को बनाने का जो है प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग, यह इलस्ट्रेशन 1 है डॉक्टर एस.के. सिंह, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अब सॉल्यूशन होगा कि IRDA एक्ट 2002 और फॉर्म BRA, यह जो है रेवेन्यू अकाउंट का है, रेवेन्यू अकाउंट। तो नेम ऑफ इंश्योरर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ IRDA के साथ जो हुआ है। अगर रेवेन्यू अकाउंट हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च तो भी रहेगा। अब इसमें सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इसके पहले जो फॉर्मेट था या प्रोफॉर्मा, उसमें तो पहला आइटम हमारा है प्रीमियम अर्न। इसमें जो है 5,40,000, इसलिए यहाँ मैंने 00 लिख दिया है कि क्या अनावश्यक 0 लिख करके आपको दिक्कत होगा। तो 5,40,000 है। इसके बाद इसमें दूसरा है चेंजेस इन प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, यह जो है 10,000 का है। तो इसको लेफ्ट कर दिया था, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो क्योंकि प्रोफॉर्मा ऐसे ही रहता है, इसमें एडलेस नहीं लिखते हैं, तो और आगे जाके इसको दिखाया जाएगा शेड्यूल में। तो हो गया, तो 5,30 हो गया, ये टोटल A का हो गया। और फिर अब क्योंकि पहला प्रीमियम का है, दूसरा होता है क्लेम्स का, तो क्लेम्स इनकर्ड नेट जो है 255 है। अब इसमें 3 0 बढ़ा लेंगे आप, तो हो जाएगा 2,55,000, लेकिन अब यहाँ समझने के लिए है। और कमीशन है 1 लाख का, माने 100। तो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस जो है बिजनेस 150 है। टोटल हो गया ये 505,000 कहें या 5,50,000 कहें, बात जो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम फायर इंश्योरेंस बिजनेस, यहाँ था कितना 5,30 और A है
मैंने आमदनी इसका था 530 और खर्च है 55, तो यह बाकी जो दोनों का जो अंतर आया 25, यह हो गया। मैंने A माइनस B, इसको C नाम दे दिया गया, तो यह जो है 25। अब हम लोग एनेक्सर बनाएंगे। तो एनेक्सर जो है शेड्यूल 1 में जो है प्रीमियम की चर्चा होती है, हम लोग जान गए हैं, क्योंकि मैंने जो है अभी आपको बताया प्रोफार्मा दिखा करके। तो प्रीमियम जो है रिसीव्ड है 600 और री इंश्योरेंस प्रीमियम है 60, तो इसको लेस कर दिए तो यह गया 540। अब क्लेम्स की तरफ चलेंगे, तो क्लेम्स पेड 240 और ऐड क्लेम्स अनपेड फॉर करेंट ईयर या 35 है, और लेस क्लेम्स अनपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यह 20 है, तो ये हो गया 255। अब यही हमारा जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, इसमें बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है जानबूझ करके हल्का क्वेश्चन दिया गया है ताकि शुरुआत में आप इसको समझें। तो यही इसी तरह से हम लोग जो है जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सिर्फ हमें आइटम बैठा देना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब जो है रेवेन्यू अकाउंट बनाना आप लोग सीख गए, उसके बारे में सारी चीजें जान गए। अब आगे हम लोग जो है अभी हम लोगों का बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो हम लोग पहले रेवेन्यू अकाउंट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तो बस इतना ही रहने देंगे। यदि मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर या मेरे द्वारा अपलोड किए गए नोट्स को पढ़ करके कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह है कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, कमेंट दें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, उसका मैं समाधान करूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।